नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपने एक नाम सुना होगा, रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता। वसूली खाता नहीं सुना तो वसूली भाई तो नाम सुना होगा, जो पिक्चर वगैरह में आपने नाम सुना होगा कि वसूली भाई। यहाँ पर हम किसी वसूली भाई की बात नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि कोई भी बिजनेस जब किया जाता है और ऐसा बिजनेस जिसमें पार्टनरशिप हो, यानी कम से कम 2 या उससे ज़्यादा लोग मिलकर के कोई बिजनेस करते हैं और किसी कारणवश उस बिजनेस को वो लंबा नहीं चला पाते और चाहते हैं कि यार अब इसको बंद करना पड़ेगा, क्लोज़ करना पड़ेगा। तो क्लोज़ करने के लिए उनको एक अकाउंट बनाना पड़ता है, स्पेशल अकाउंट बनाना पड़ता है और उसी अकाउंट का जो नाम है रियलाइजेशन अकाउंट है, हिंदी में जिसे वसूली खाता कहते हैं। तो जब भी पार्टनरशिप फर्म का डिजोल्यूशन होता है, यानी फर्म पूरी की पूरी बंद होती है, क्लोज होती है, ऐसे में उस वसूली खाते को, रियलाइजेशन अकाउंट को कैसे बनाया जाता है और उसकी एंट्री कैसे बनती है, वो हम इस छोटे सी वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है, उसको हम डिटेल से जानने वाले हैं। प्यारे बच्चों, साझेदारी फर्म का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो हमारा अकाउंट बनाया जाता है उसी का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता। वसूली खाता जब हम बनाते हैं तो उससे पहले हमारे पास हमारी जो फर्म है उसकी बैलेंस शीट होनी चाहिए। जब हम बनाते हैं तो उससे पहले हमारे पास हमारी फर्म की क्या होनी चाहिए, बैलेंस शीट होनी चाहिए। बैलेंस शीट में क्या होता है, आपको पता है क्या होता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ भाई, बैलेंस शीट में क्या होता है। बैलेंस शीट में हमारे पास क्या होता है, जब हम वसूली खाता बनाते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन में हमारे पास बैलेंस शीट होती है। उस बैलेंस शीट में हमारे पास लायबिलिटीज़ होती है और एसेट्स होती है। तो उस लायबिलिटीज़ और एसेट्स का अब हमें अस्तित्व तो रखना नहीं है, क्योंकि हम हमारा कारोबार ही बंद कर रहे हैं। जब हमारा कारोबार ही बंद कर रहे हैं, इसका मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज़ को तो हमें वहाँ से हटाना है। हमारे पास क्वेश्चन में लायबिलिटी होती है, उनकी अमाउंट होती है, हमारे पास एसेट्स होती है और उसकी अमाउंट होती है। तो हम कैसे वसूली खाता बनाते हैं, उससे क्या क्या हमें चीज़ें चाहिए होती है, उन सब को हम संक्षेप में समझने वाले हैं, लेकिन बढ़िया तरीके से करने वाले हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट कब बनाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट जब हमें फर्म का डिसोल्यूशन करना होता है तब बनाते हैं। जब हमें फर्म को बंद करना हो, क्लोज करना हो, तब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट जो हम बनाते हैं ये हमारा कंपलसरी है, यानी कोई भी फर्म बंद होती है तो उस समय उसको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। रियलाइजेशन अकाउंट फर्म के डिसोल्यूशन पर बनाया जाने वाला ये एक अनिवार्य प्रकृति का खाता है, यानी कंपलसरी है, आपको बनाना ही होगा। रियलाइजेशन अकाउंट की 2 साइड होगी, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट और राइट हैंड साइड क्रेडिट। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट और राइट हैंड साइड क्रेडिट। रियलाइजेशन अकाउंट की 2 साइड होगी, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट और राइट हैंड साइड क्रेडिट। अब हम जब इस रियलाइजेशन अकाउंट की जब हम बात करते हैं तो इस रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर क्या क्या दिखाया जाएगा और कैसे दिखाया जाएगा, उसको हम आपको समझा देते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। हमने आपको बताया कि हमारे पास क्वेश्चन में बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ में बहुत सारी लायबिलिटीज़ होती है, एसेट्स में बहुत सारी एसेट्स होती है। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, बैंक लोन है, पार्टनर्स लोन है, ये चीज़ें हमें दे रखी है। इसके अलावा फिर पार्टनर की मान लो कि कैपिटल दे रखी है, और एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आपके पास ABC 3 पार्टनर है। असेट्स में हमारे पास मोस्टली कैश होता है, बैंक में जो है वो बैलेंस है वो होता है, स्टॉक होता है, डेटर होता है, बिल्स रिसीवेबल होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, और फिर आपकी जो फिक्स असेट्स है जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, फिक्चर, वो सारे के सारे
और जैसे मैं नाम लिख देता हूँ इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल। इस तरह से आपके पास बैलेंस शीट होती है। तो हमें क्या करना होता है, रिलेशन अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास जो बैलेंस शीट होती है उसी बैलेंस शीट में से जो बुक वैल्यू होती है एसेट्स की उसको लाना होता है। ध्यान दीजिएगा, एसेट्स यहाँ पर देखिएगा तो आपके राइट साइड में है, उसको लेफ्ट साइड में ले जाना। एसेट्स हमारे राइट साइड में, उसको लेफ्ट साइड में ले जाना है। यानी यहाँ पर आपको लिखना है टू सन्ड्री एसेट्स। क्या लिखना है? टू सन्ड्री एसेट्स, विविध संपत्तियां। और कौन सी वैल्यू पर आपको इसको ले जाना होता है? बुक वैल्यू पर। बुक वैल्यू का मतलब जो आपको बैलेंस शीट में दे रखा है उस वैल्यू पर ले जाना होता है ना, बुक वैल्यू पर। लायबिलिटीज हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में होती है तो उसको यहाँ राइट हैंड साइड में रिलेशन में लाना होता है बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। और कौन सी वैल्यू पर लाना होता है? बुक वैल्यू पर लाना होता है। कौन सी वैल्यू पर लाना होता है? बुक वैल्यू पर लाना होता है। दिमाग में प्रश्न आता है, क्या सर सारी लायबिलिटीज और एसेट्स ट्रांसफर करेंगे रिलेशन अकाउंट में? नहीं। कौन सी एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे? ध्यान दीजिएगा, हमारे पास ये कैश और बैंक दे रखा है, ये तो अलग अकाउंट बनते हैं तो ये जाते नहीं है। ये जितने भी बाकी दे रखे हैं ये सारे के सारे रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। स्टॉक, डेटर, बीआर, इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल, ये सारा का सारा रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इधर हम बात करते हैं तो बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, ये सारा का सारा ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ तक का बैंक लोन तक का ये सारा का सारा कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा? रिलेशन अकाउंट में। ये रिलेशन अकाउंट में नहीं जाता है, ये रिलेशन अकाउंट में नहीं जाता। इसी तरह से कैश नहीं जाएगा, बैंक नहीं जाएगा, ये रिलेशन अकाउंट में नहीं जाएगा। बाकी जितनी भी हमारी जो यहाँ पर एसेट्स और लायबिलिटीज़ आपको दिख रही है वो बुक वैल्यू पर, बुक वैल्यू का मतलब बैलेंस शीट में जो दिखा रखा है वो की वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। मैंने यहाँ पर सबके नाम नहीं लिखे ताकि फॉर्मेट बड़ा ना बने। मैं चाहता तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता था, स्टॉक, डेटर, बीआर, इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, ये भी लिख सकता था सारा का फॉर्मेट बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए मैंने सन्ड्री एसेट्स लिख दिया बुक वैल्यू पर। ठीक है, कौन सी एसेट्स नहीं आएगी? ये रही हमारे पास कैश और बैंक है, ये नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आपको कोई डेफर्ड कोई खर्चा मिलता है ना, कैश का नाम है वो नहीं जाएगा। इसके अलावा अगर आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेफर्ड का कोई खर्चा मिलता, फिक्टिशियस एसेट्स मिलता आपको तो वो भी नहीं जाता। फिक्टिशियस एसेट्स कोई होती तो उसको भी हम रिलेशन में ट्रांसफ़र नहीं करते। इधर किसी पार्टनर कैपिटल का डेबिट बैलेंस होता तो उसको भी रिलेशन में हम ट्रांसफ़र नहीं करते। ये जो ट्रांसफ़र जो क्रॉस लगा रखा है उसको रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, इसका अलग अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी। हमने असेट्स और लायबिलिटीज़ के अकाउंट यहाँ से उठा करके कहाँ रख दिए? यहाँ पर रिलेशन में रख दिए। इसका मतलब उनके अकाउंट क्लोज हो गए, सारे के सारे अकाउंट क्या हो गए? क्लोज हो गए। जैसे ही उनके अकाउंट क्लोज होते हैं तो बात आती है एंट्री की। तो एंट्री क्या बनती है? असेट्स को रिलेशन में जैसे ही ट्रांसफर करते हैं तो एंट्री बनती है रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स। लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं तो सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, ये एंट्री बनती है। ठीक है, बुक वैल्यू पर इनको लेकर के आते हैं। अब करना क्या है? अब जितनी भी हमारी एसेट्स है उनको तो सेल कर देना है और लायबिलिटीज का पेमेंट कर देना। एसेट्स को जब हम सेल करेंगे तो एंट्री क्या बनती है ये भी हमें ध्यान रखनी है। एसेट्स का सेल करेंगे तो एसेट्स इधर है तो सेल इधर होगी। अगर हम इसको कैश में सेल करते हैं, पैसा हमारे पास आता है तो हम लिखेंगे बाय बैंक असेट्स रियलाइज्ड, असेट्स रियलाइज, संपत्तियों से वसूली। अगर हम इसको इसी को भी देते हैं, हमारी जो हमारे पास स्टॉक है, डेटर है, बीआर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, गुडविल है, किसी को भी देते हैं उससे पैसा मिलता है उसको लिखना है बाय बैंक असेट्स रियलाइज, जो असेट्स बेची उसका नाम लिख देना है। अगर हमें एंट्री पूछे कि हमने कैश में अगर एसेट्स को रियलाइज कर लिया तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। मान लेते हैं कि कोई एसेट्स ऐसी है, पार्टनर कहता है, मान लो कोई बाइक है, कार है, जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर काम में ले रहे हैं और पार्टनर कहता है कि भाई यार दूसरे को क्यों बेच रहे हो, मुझे ही दे दो ना। अगर कोई पार्टनर एसेट्स लेना चाहता है तो बैंक के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या लिखा जाएगा? बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में लिखा जाएगा असेट्स टेकन बाय पार्टनर, असेट्स टेकन। कोई असेट्स अगर पार्टनर ले लेता है तो पार्टनर कैपिटल लिख देंगे। यानी कैश में सेल करेंगे तो बैंक, पार्टनर रहता है तो पार्टनर का नाम। एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। ये तो होगी एसेट्स की बात करते हैं लायबिलिटीज की। सन्ड्री लायबिलिटीज बुक वैल्यू पे जो हमें दे रखी है इसको हमें पेमेंट करना है। अगर हम पेमेंट कर रहे हैं उसका कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? टू बैंक या कैश लिख देंगे।
टू बैंक या कैश लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे लायबिलिटी पेड, लायबिलिटी पेड। अगर हम कैश में पेमेंट करें, मान लो कि कोई लायबिलिटी ऐसी है, कोई पार्टनर कहता है यार ये तो मैं पेमेंट करूंगा तो ठीक से थोड़ा फायदा हो जाएगा, तो हम पार्टनर कोई लायबिलिटी का पेमेंट करता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी का पेमेंट करता है तो हम क्या लिखेंगे, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर, लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर, ये हम लिख देंगे, ये यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो लायबिलिटी का पेमेंट अगर हम कैश में करते हैं तो बैंक या कैश का नाम लिख देंगे, पार्टनर करता तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिख दिया जाएगा। एक और बात ध्यान रखना है, हमारी जो लायबिलिटीज़ का किसी लायबिलिटी के बारे में दे नहीं लिखा है कि कितना पेमेंट करना है, जैसे क्रेडिटर्स दे रखा आपको, लेकिन ये लिखा हुआ नहीं है कि कितना पेमेंट करना है, तो बुक वैल्यू ही पेमेंट किया गया है ऐसा मान करके क्वेश्चन करना है कि जितना उसका बुक वैल्यू था उतना ही हमने पेमेंट किया ऐसा मान करके क्वेश्चन करना है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो और क्या चीज़ होती है, जब हम एसेट्स को हम सेल करते हैं, लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं, तो ऐसा करने से कुछ हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, उसे हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहते हैं। वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी अगर कोई फर्म पेमेंट करती है तो टू बैंक लिखा जाता है, टू बैंक लिखा जाता है, लायबिलिटी एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। मैं यहाँ पर इसमें कर देता हूँ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर फर्म पेमेंट करती है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिखा जाता है। कोई पार्टनर अगर पेमेंट करता है तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, अगर कोई पार्टनर पेमेंट करता है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म पेमेंट करे तो एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ब्रैकेट में लिख देंगे। कोई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर पार्टनर पेमेंट कर रहा है तो हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कोई पार्टनर अपनी प्राइवेटली पेमेंट करा है, यानी उसको हम कोई कमीशन वगैरह दे रहे हैं, उसके बदले में वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेमेंट करा है, तो हम उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, यहाँ पर दिखाएंगे नहीं, यहाँ पर उसको शो ही नहीं करेंगे। किसी पार्टनर को हम अगर कमीशन वगैरह दे रहे हैं, किसी पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं कि भाई सारे एसेट्स को सेल करने का और लायबिलिटी को पेमेंट करने का काम आपका है, तो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लिख देंगे कमीशन पेड, एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, ये एंट्री बन जाएगी। इसके अलावा जब हम फर्म का डिसोल्यूशन कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, उस समय पता चला है कि कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, यानी पैसा उसका हमें मिलेगा, तो अनरिकॉर्डेड कोई एसेट्स है उसका पैसा मिलता है तो उसको भी बाय बैंक के नाम से दिखाना है। यहाँ पे ब्रैकेट में दिखा देंगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स। एंट्री पूछे तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स पार्टनर लेता है तो बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यहाँ ब्रैकेट में दिखा देंगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स, एंट्री बनेगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसी तरीके से कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी और फर्म पेमेंट कर रही है तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ लिख देंगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड। कोई पार्टनर पे करता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, ब्रैकेट में लिख देंगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट, कितना जितना पेमेंट कर रहे हैं। अनरिकॉर्डेड एसेट्स या लायबिलिटीज कितने रुपए की है डजंट मैटर, उसका पेमेंट कितना कर रहे हैं या कितना मिल रहा है उसी से मतलब है, कितना प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है उसको बेचने खरीदने से उससे कोई लेना देना हमें नहीं है। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट की जो खास मोटी मोटी बातें हैं वो हमने आपको यहाँ पर बता दी। उसके बाद में क्या करना है, इतना सारा काम करने के बाद में हमें टोटल लगाना है, इतना सारा काम करने के बाद में हमें टोटल लगाना है। टोटल लगाकर देखना है कि कौन से साइड का टोटल ज़्यादा है। अगर आपके क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है तो डिफरेंस अमाउंट क्या कहलाएगा, आपका प्रॉफिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। तो प्रॉफिट कहलाएगा तो उसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, उसको लिखेंगे हम टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर हम फ्लैक्चुएटिंग मेथड से अकाउंट बना रहे हैं, अगर हम फ्लैक्चुएटिंग मेथड से अकाउंट बना रहे हैं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिख देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट और उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है। अगर हम फिक्स मेथड से अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पे पार्टनर करंट अकाउंट लिखा जाएगा, क्योंकि फिक्स मेथड में पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनाए जाते हैं। करंट अकाउंट में सारा का सारा एडजस्टमेंट होगा। और फ्लैक्चुएटिंग मेथड में एक ही अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा। अगर मान लो कि आपका डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का टोटल कम है, तो डिफरेंस अमाउंट हमारा लॉस कहलाएगा। उसको लिखा जाएगा बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या लिखा जाएगा, बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, शेयर ऑफ लॉस। ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, शेयर ऑफ लॉस। ये भी कैसे होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा।
ऐसा कब करना है? जब डेबिट का टोटल ज़्यादा क्रेडिट का कम हो तो अंतर की राशि लॉस होती है। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट का हमने आपको संक्षेप में प्रारूप बता दिया है कैसे क्या बनता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट का प्रारूप कैसे बनता है पूरा डिटेल से हमने आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। अब एक और ख़ास बात आपको हम बता देते हैं कि जो चीज़ें हमने छोड़ी थी यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर, ये कहाँ कहाँ जाएगी ये भी बताया तो था, एक बार वापस रिपीट करता हूँ। ये अलग अकाउंट बनता है, ये आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चला जाता है, बाय बैलेंस बीडी के रूप में पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। कैश या बैंक का अलग से अकाउंट बनता है। ये असेट्स कैसे कहा जाती है मैंने आपको पूरा डिटेल से बता दिया। स्टॉक ये रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगी, ये भी बता दिया आपको। तो रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बना जाता है और उसकी एंट्री कैसे बनती है, एंट्री मैंने आपको ओरल समझा दी है। रियलाइजेशन अकाउंट पूरा फॉर्मेट बना करके समझा दिया कैसे किया जाता है। असेट्स लायबिलिटीज के अमाउंट के बारे में नहीं देखा हो तो बुक वैल्यू मानेंगे कितना पैसा इसका मिला है, ठीक है। तो ये सारे के सारे रियलाइजेशन अकाउंट से समझे। तो फर्म का डिसोल्यूशन जब होता है, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है पूरा मैंने आपको डिटेल से समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ भी गया होगा। उत्कर्ष के 6 to 12 के जितने भी कोर्स हैं उसके अंदर अप टू 90% का डिस्काउंट चल रहा है। तो आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए उत्कर्ष से जुड़ करके अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। 6 to 8 का और 9, 10 का और 11, 12 का क्या प्राइस है ये भी मैंने आपको बता दिया है। रियलाइजेशन अकाउंट की पूरी कहानी मैंने आपको इस वीडियो में समझाई है। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना, मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।